रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जिसको कि हम विश्वसनीयता व वैधता बोलते हैं, ये ऐसे दो टॉपिक हैं या दो मेजर कंपोनेंट हैं। जब भी हम कोई टेस्ट या टूल बनाते हैं तो उस समय हमें इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि टेस्ट या टूल की जो रिलायबिलिटी है एंड वैलिडिटी है वो क्या है। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि ये वीडियो हमने बहुत मेहनत से बनाया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ इसको लाइक भी कीजिए। देखिए, जो फर्स्ट था हमारा टॉपिक वो है रिलायबिलिटी, जिसको हिंदी में विश्वसनीयता बोला जाता है। इन रिसर्च द टर्म रिलायबिलिटी मीन्स रिपीटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। पहले तो जो ये रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ये दोनों टर्म्स हैं, ये हम उस जगह यूज़ कर रहे होते हैं जब हम कोई भी टूल या कोई टेस्ट बना रहे होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि ये टेस्ट जो हम चीज़ मेज़र करना चाह रहे हैं उस चीज़ को मेज़र करेगा या नहीं करेगा, एंड ये उस जो भी हमारा मेज़रमेंट है या जो कंस्ट्रक्ट है उसको मेज़र करने में इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। इसमें अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो टेस्ट हम बना रहे हैं वो उस कंस्ट्रक्ट को मेज़र कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो हमारा वैलिडिटी कहलाता है। और वहीं रिलायबिलिटी जो होती है वो इस बात को बताती है कि ये कितना कंसिस्टेंट है उस कंस्ट्रक्ट को मेज़र करने में। मतलब ये जो टेस्ट हमने क्रिएट किया है उसकी रिपीटेबिलिटी क्या है। मीन्स अगर हमने आज किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पर उस टेस्ट को अप्लाई किया तो जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, क्या वही रिजल्ट्स आज से 10 दिन बाद अप्लाई करने पर हमको मिलेंगे, या वो कितना कंसिस्टेंट है का मतलब उसको हम कितने टाइम तक मान सकते हैं कि हाँ उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें सेम मिलेंगे सेम कंडीशंस में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये सिंपलेस्ट जो है डेफिनेशन है विश्वसनीयता की या रिलायबिलिटी की वो है। विश्वसनीयता से हिंदी में अगर हम देख रहे हैं तो हम कितना विश्वास कर सकते हैं उस टेस्ट पर, वही उसकी विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी कहलाती है। इट इज़ द डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूसेस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी हमें ये बताती है कि वो जो असेसमेंट टूल है वो कितने स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट लगातार दे पाएगा। इट रिफर्स टू एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट इज इंटरनली कंसिस्टेंट एंड द एक्सटेंट टू विच इट yields कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ऑन टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग। ये भी वही चीज़ है कि हम एक बार टेस्ट कर रहे हैं, दूसरी बार टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे रिजल्ट्स जो रहेंगे वो कितने सेम रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। और दूसरी चीज़ उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है, मतलब वो टेस्ट जो है आपस में, टेस्ट आइटम्स वो आपस में सेम है, कंसिस्टेंट है या नहीं। इस चीज़ को हम आगे अपनी वीडियो में और डिफाइन करेंगे। A measure is considerable reliable if it would give us the same result over and over again। मतलब एक जो टेस्ट है वो रिलायबल कहा जाएगा अगर वो सेम रिजल्ट दे रहा है हमें लगातार। Assuming that what we are measuring is not changing। इसका मतलब ये है कि हम जो चीज़ मेज़र कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रही है, हमारे जो मेज़रमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा। हर बार जो हमने सेम चीज़ अगर मेज़र कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम आए। जैसे कि अगर एक इसका एग्जाम्पल हम लेके चलें कि अगर हमने कोई ऐसा मेज़रमेंट के लिए कुछ इंचेस नापने के लिए कोई मेज़रमेंट टेप लिया, मेजरिंग टेप, उससे हमने किसी जो है ड्रॉर का लेंथ नापा या उसकी विड्थ नापी कितनी है, तो हम वहाँ पर ये बता सकते हैं कि अगर हमने आज सेम मेज़रमेंट से उस ड्रॉर की विड्थ नापी है और वो हमारे पास आई सपोज़ 15 इंचेस, तो वो आज से 10-15 दिन बाद भी अगर हम मेज़र करेंगे सेम मेजरिंग टूल से तो वो सेम रहेगी। इसका मतलब वो जो हमारे पास टूल है मेजरिंग टूल वो कंसिस्टेंस है और रिपीटेबिलिटी भी है उसमें कि हम सेम चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो वो लगभग आंसर सेम ही आएगा। बट जो हम बिहेवियरल साइंसेज में बात करते हैं, जब हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर इतना श्योर नहीं हो सकते कि जो एक बार में रिजल्ट आया है वो अगली बार भी सेम आएगा, कुछ एरर रह जाती है। पर रिलायबिलिटी के थ्रू हमारे को उसका अप्रॉक्स आंसर मिल जाता है कि हाँ ठीक है, रिलायबिलिटी इतनी है, कुछ हमने अप्रॉक्स मान के चला जो हमारा मेजरमेंट के थ्रू आया है कि हाँ रिलायबिलिटी इतनी है, पर उसके आसपास जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो हमेशा एक दायरे के अंदर में आएंगे, एक इंटरवल के अंतर्गत आएंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं आएंगे।
अब रिलायबिलिटी के जो हमारे टाइप्स होते हैं वो है फर्स्ट टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जिसको हिंदी में परीक्षण और पुनः परीक्षण विश्वसनीयता बोला जाता है। दूसरा है इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी, जो हिंदी में है समानांतर प्रारूप विधि। थर्ड इज स्प्लिट हाफ मेथड, अर्ध विच्छेदन विधि। अर्ध विच्छेदन विधि यानी कि इसमें दो पार्ट्स में एक टेस्ट को बांट दिया जाता है। फोर्थ इज इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, अंतर मूल्य निर्धारक। नेक्स्ट इज इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, यानी कि आंतरिक सुसंगति विश्वसनीयता। नेक्स्ट इज रेशनल इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी, तार्किक समरूपता विधि विश्वसनीयता को फाइंड करने की। तो ये जो हमारे कुछ मेथड्स हैं रिलायबिलिटी के, ये हमेशा जो है नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से इनकी नाम भी याद करने होंगे और इनको समझना भी होगा कि ये क्या है। तो इस वीडियो में हमने आपको इन्हीं टेस्ट का और आगे एक्सप्लेनेशन दिया है। फर्स्ट इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जिसको कि परीक्षण या पुनः परीक्षण भी बोला जाता है। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, परीक्षण व पुनः परीक्षण, मतलब इसमें जो है हम जो हमारा टूल है या टेस्ट है उसको सेम ग्रुप पर एक बार टेस्ट करते हैं और उसके कुछ टाइम बाद दोबारा टेस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। और ऑब्टेन बाय एडमिनिस्ट्रिंग द सेम टेस्ट ट्वाइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इसमें जो हमने टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसको एडमिनिस्टर कब करेंगे। पहली चीज़ तो इसमें यह है कि जो टेस्ट है वो हमारा सेम टेस्ट है, उसको 2 बार एडमिनिस्टर कर रहे हैं कुछ समय अंतराल के बाद में, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। और यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है वो भी हमारे सेम रहेंगे, मतलब एक ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। जैसे सेम क्लास पर हमने एक टेस्ट लिया आज और उसके 15-20 दिन बाद दोबारा से टेस्ट ले रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि जो हमारे को रिजल्ट्स पहले मिले थे वही रिजल्ट्स क्या 15-20 दिन बाद भी मिल रहे हैं। अगर उन पर हमने कोई बीच में उनको इंटरवेंशन नहीं दिया है, तो अगर उनके जो मार्क्स हैं वो लगभग समान आ रहे हैं, उनमें जो कोरिलेशन है वो अच्छा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है, रिपीटेबिलिटी इसमें है। यूज टू एसेस द एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी, जिसको कि हम स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार नेट में पूछा गया है कि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी से हम क्या कर सकते हैं मेज़र, तो वो कर सकते हैं स्टेबिलिटी मेज़र कर सकते हैं किसी भी टेस्ट की। आप इसको ध्यान रख लीजिए कि हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी से किसी भी टेस्ट की स्टेबिलिटी या स्थिरता, स्टेबिलिटी को हम बोलते हैं स्थिरता, को मेज़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म हमारा और आया है एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि टेस्ट एक्सटर्नली, यानी कि वो पूरा का पूरा टेस्ट जब हम अप्लाई कर रहे हैं किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे, तो जो उसका रिजल्ट है वो कितना आपस में सेम है और उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके उस डाउट को क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। और इसमें जो मेन चीज़ है वो है वन टाइम टू अनदर, जो टाइम होता है हम इसमें एक बार टेस्ट लेते हैं और दोबारा टेस्ट फिर से लेते हैं। द स्कोर्स आर टैबुलेटेड एंड द कोरिलेशन कैलकुलेटेड। इसमें जो हम स्कोर है उसको टेबल फॉर्म में बनाते हैं और उन सभी स्कोर्स का आपस में कोरिलेशन निकालते हैं। जो हमने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे टेस्ट लिया था उनका कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। इफ़ कोरिलेशन इज़ हायर, अब जो कोरिलेशन आया अगर वो ज़्यादा कोरिलेशन आया, यानी कि हम कह सकते हैं मोर रिलायबिलिटी है, तो जो हमारा टेस्ट होगा वो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा रिलायबल है। और यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन ही आएगा, क्योंकि जो पहला हमारा टेस्ट हुआ था वो और दूसरा टेस्ट, दोनों टेस्ट में हमारे को सेम जो है अगर रिजल्ट मिलता है कि जैसे पहले जिस बच्चे के मान लीजिए 50 में से 10 नंबर आए थे, उस बच्चे के इस बार 11 नंबर आ रहे हैं, और पहले जिस बच्चे के 50 में से 45 मार्क्स आए थे उसके इस बार 43 मार्क्स आ रहे हैं, और इस टाइप के हमें सभी मार्क्स मिल रहे हैं जो आसपास आ रहे हैं, तब जो टेस्ट होगा वो हमारा कैसा माना जाएगा, मोर रिलायबल माना जाएगा इन केस ऑफ टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन भी ज़्यादा आएगा ऐसे केस में, और वहाँ पर जो हमारी रिलायबिलिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। द टाइमिंग ऑफ टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो टाइमिंग है टेस्ट की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब
टेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत जल्दी से ले लिया, कि आज टेस्ट लिया उसके 2 दिन बाद फिर से हमने टेस्ट ले लिया। तो इस केस में क्या होगा, बायसनेस आ जाएगी। जो क्वेश्चंस होंगे वो बच्चों को उस समय तक याद रहेंगे और इस वजह से हो सकता है कि उनके आंसर्स जो हैं वो करेक्ट दें या उसमें चेंजिंग करने की कोशिश करें। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो टाइम है टेस्ट का वो ऐसा होना चाहिए कि हमने 1 साल पहले लिया और फिर उसके 1 साल बाद में टेस्ट ले रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से बच्चों के मार्क्स जो है चेंज हो सकते हैं। उन्होंने इतने टाइम में जो कोर्स में अपने जो भी क्लास में सीखा उसकी वजह से उनमें इम्प्रूवमेंट आया है। तो जो यहाँ पर टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगभग 15-20 दिन के अंदर में या महीने भर के हम अंतराल पे ऐसे टेस्ट को अप्लाई करके देख सकते हैं। उससे ज़्यादा या उससे कम के टाइम में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारी जो रिलायबिलिटी है उसमें एक एरर ला देगा, जिसकी वजह से हम एक्चुअल रिलायबिलिटी को फाइंड नहीं कर पाएंगे। The disadvantage of the test retest method are that it takes a long time for result to be obtained। यहाँ पर जो मेन डिसएडवांटेज है इस टेस्ट का वो ये है कि हमें जो है रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारा टाइम, माने कम से कम 15-20 दिन तो देना ही पड़ता है। जब हम रिलायबिलिटी को दोबारा से पहले तो टेस्ट को अप्लाई कर पाए और फिर रिलायबिलिटी को चेक कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में हमने टेस्ट बनाया और अगले दिन ही उसकी जाके रिलायबिलिटी फाइंड कर ली। सेकेंड मेथड इज इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, यानी कि हिंदी में इसको समानांतर प्रारूप विधि कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स of two tests constructed in the same way from the same content domain। इसमें आपको जो कुछ बातें ध्यान रखने की हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली इस टाइप से पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या चीज़ टेस्ट करती है, तो ये टेस्ट करती है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी किस चीज़ की टेस्ट करती है, टू टेस्ट कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे, दो टेस्ट की, और वो दोनों टेस्ट ऐसे जो कि सेम तरीके से बनाए गए हैं। मतलब अगर हमें जैसे किसी अचीवमेंट टेस्ट पर कोई वो अप्लाई करना है रिलायबिलिटी, और अगर हम उस अचीवमेंट टेस्ट की पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी के थ्रू रिलायबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो टेस्ट चाहिएंगे अलग अलग जो कि सेम प्रकार से कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाए गए हों, उसमें जो कंटेंट हो वो सेम लिया गया हो, और जिन डोमेन्स को वो जो है चेक कर रहा हो वो भी हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब जो कंटेंट डोमेन है वो सेम हो, और दो अलग अलग टेस्ट बनेंगे और उन दोनों टेस्ट का फिर हम दोनों को अप्लाई करेंगे कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे, और फिर उसमें कंसिस्टेंसी देखी जाएगी। इट इवेल्युएट डिफरेंट क्वेश्चंस, यहाँ पर हम क्या इवेल्युएट कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, एंड क्वेश्चन सेट्स दैट सीक टू एसेस द सेम कंस्ट्रक्ट, जो चीज़ जो क्या एसेस कर रहे होते हैं, सेम कंस्ट्रक्ट। अब जो कंस्ट्रक्ट वर्ड है उसका मीनिंग है इंटेलिजेंट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, जो ये साइकोलॉजी के कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जैसे इंटरेस्ट, इस टाइप की चीज़ों को हम सबको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो सेम कंस्ट्रक्ट को टेस्ट कर रहे हो या इवेल्युएट कर रहे हो, उसकी डिफरेंट क्वेश्चंस को हम उनके बीच में रिलायबिलिटी चेक करते हैं। पैरेलल फॉर्म एवेल्युएशन में बी डन इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेथड्स, ये कुछ और मेथड्स के साथ में हम पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, और इसमें जो मेथड्स हैं वो हम स्प्लिट हाफ मेथड वगैरह जो मेथड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इनको हम आगे अपनी वीडियो में देखेंगे। विच डिवाइड्स आइटम दैट मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट इनटू टू टेस्ट एंड अप्लाइज देम टू द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक ही टेस्ट के जैसे दो टेस्ट बना लिए हमने, और उन दोनों टेस्ट को सेम ग्रुप ऑफ पीपल पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टेस्ट 1 हो गया एंड टेस्ट 2 हो गया, और हमारे पास जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो सेम है, उसी सेम इंडिविजुअल्स पे हमने वो टेस्ट को जो है अप्लाई किया। अब हमें ये देखना है कि उन दोनों टेस्ट से जब हमने सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे अप्लाई किया है तो क्या जो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, उनके जो रिजल्ट मिल रहा है, जो स्कोर्स मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं या नहीं। इस बात में हमें ये भी देखना पड़ेगा इस टाइप की रिलायबिलिटी को चेक करते समय कि जो इन दोनों टेस्ट के जो आइटम का डिफ़िकल्टी लेवल है और जो भी उसका ईजीनेस है और बनाने का तरीका है, उसमें जो डोमेन लिए गए हैं वो, और जो जिस कंटेंट से वो टेस्ट बनाया गया है वो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, पहली चीज़। अब उसके बाद में अगर इन दोनों इसका रिजल्ट
सेम इंडिविजुअल पे दोनों टेस्ट का रिजल्ट सेम आता है, तब हम कह सकते हैं, या लगभग बराबर आता है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों टेस्ट है ये रिलायबल हैं। और कौन सी रिलायबिलिटी हमने यहाँ पर यूज़ करी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी यूज़ करी है, और इन दोनों टेस्ट के बीच में कंसिस्टेंसी है। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एन असेसमेंट टूल इज अप्लाइड टू द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके अलावा जो हम दूसरा तरीका कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करते हैं, डिफरेंट वर्जन्स। एक ही जो टेस्ट है उसके अलग अलग वर्जन्स, जैसे देखा होगा हम लोग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम, उसमें अलग अलग सेट आते हैं, तो ऐसे ही हमने अलग अलग सेट अप्लाई किए सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे, तब जाके हम उन सारे सेट्स के बीच में पता कर रहे हैं कि इनमें रिलायबिलिटी कैसी है। बोथ वर्जन मस्ट कंटेन सेम कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, जिसके अभी बताया। स्किल एंड नॉलेज, ये सारी चीज़ें उनकी सेम होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो है मेथड है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस कम हैं और हमें बस सेम कंटेंट के साथ में दो टेस्ट एक साथ बनाने होते हैं, या फिर बहुत सारे आइटम्स बनाने होते हैं, जिसको कि एक ही ग्रुप पर एक टाइम पर या कुछ समय के अंतराल में चेक करके हम पता कर सकते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है। अब थर्ड जो इसका मेथड है वो है स्प्लिट हाफ मेथड, यानी कि अर्ध विच्छेदन विधि। जैसा कि इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, एक ही टेस्ट को हम इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। उसके अलावा इसके जो और वर्जन्स हैं वो हैं कि हम एक ही टेस्ट को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर रिलायबिलिटी चेक करते हैं, जो कि हम आपको इसमें अभी बता देंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो स्प्लिट हाफ मेथड से ही आते हैं। It measures the extent to which all parts of the test contribute equally to what is being measured. इसमें बेसिकली क्या टेस्ट किया जाता है कि एक ही टेस्ट के जितने भी आइटम्स हैं, जैसे एक हमारा टेस्ट है उसमें 1 से लेके 50 तक आइटम्स है, तो यहाँ पर हम क्या मेज़र कर रहे हैं कि जो ये 50 आइटम हमारे पास है, क्या ये 50 के 50 आइटम सेम चीज़ को इक्वली मेज़र कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हमने कोई इंटरेस्ट बेस्ड टेस्ट लिया और उसमें हमारे पास अलग अलग डोमेन्स हैं और एक डोमेन में मान लीजिए 50 आइटम्स हैं, तो क्या वो 50 आइटम्स इक्वली उस डोमेन को जो है टेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये हम जो चेक करते हैं वो स्प्लिट ऑफ मेथड के थ्रू चेक करते हैं। या फिर अगर हमारा अचीवमेंट टेस्ट है तो वो अचीवमेंट टेस्ट के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी उस पूरे जो हमें अचीवमेंट टेस्ट करना है उसको इक्वली चेक कर पा रहे हैं या नहीं। This is done by comparing the results of one half of a test with the result from the other half. इसमें हम किसी ना किसी तरीके से, जैसे 50 टेस्ट जो है क्वेश्चंस थे उनको हमने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक में 25 क्वेश्चंस एंड दूसरे में भी अलग 25 क्वेश्चंस। अब हमें ये टेस्ट करना होता है कि क्या ये दोनों जो सेट हमने बना लिए उन दोनों के बीच में रिलायबिलिटी सेम आ रही है। मतलब एक स्टूडेंट जिसने फर्स्ट वाले टेस्ट में, मतलब जो पहले 25 क्वेश्चंस थे उसमें और बाद के 25 क्वेश्चंस थे उसमें, उसके मार्क्स लगभग समान आ रहे हैं या अंतर आ रहा है। अगर ऐसा है कि समान आ रहे हैं यानी कि रिलायबिलिटी अच्छी है, और अगर ऐसा है कि स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस में तो वो बहुत अच्छा कर पा रहा है पर बाद के 25 क्वेश्चंस में उसने अच्छा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि जो हमारा टेस्ट है उसमें पूरा जो टेस्ट 50 क्वेश्चंस का था उसमें रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। केवल स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है हो सकता है वो इजी हो और लास्ट के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं। तो ये टेस्ट के जो मेजरमेंट के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारा टेस्ट रिलायबल नहीं है। If the two halves of the test provide similar result, this would suggest that the test has internal reliability. अब यहाँ पर जो हमारा टर्म आया वो आया internal reliability. Internal reliability का मतलब होता है उसमें आंतरिक विश्वसनीयता है। आंतरिक विश्वसनीयता से हम ये समझते हैं कि जो टेस्ट है उसके खुद के आइटम्स के अंतर्गत ही वो अभी रिलायबल माना गया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, हम बता देंगे। It can only be effective with large questionnaire in which all questions measure the same construct. ये मेनली उस केस में जो है इफेक्टिव रहती है ये मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, जब हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चनियर हो और जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हों। इसमें जो हमारे तरीके होते हैं वो हम ऑड इवन आइटम्स ले सकते हैं। मतलब जो हमने 50 आपको टेस्ट बताया हम ले सकते हैं कि एक उसमें से हमने पहले तो टेस्ट जो है
कंडक्ट कर दिया स्टूडेंट पे, ठीक है, उनसे हमने टेस्ट ले लिया। अब हम अपने लेवल पर जब इवेलुएट करें, जब उसे मेज़र करें, तो एक जगह पर हम उन क्वेश्चंस, उन आइटम्स का जो है एडिशन कर लें, उसके मार्क्स दे दें जो ऑड नंबर पे हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इन सभी को एक जगह पे लिख लें। एंड दूसरी जगह पे हम उन आइटम्स को लिख लें जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इस टाइप के सारे को जो आइटम्स है उनके मार्क्स लिख लें। और फिर देखें जो इसका टोटल आता है और जो इसका टोटल आता है क्या वो सेम है। मतलब सेम का मीन्स वो आपस में उनमें कोरिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर उनमें बहुत अंतर है। इसके अलावा हम एक ही टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया 1 to 50 है तो 25 स्टार्टिंग के, 25 लास्ट के। या फिर जैसे अगर हमारे पास 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 50 एक टेस्ट में ले लें और 50 दूसरे में, ऐसे 2 पार्ट्स हम उसके बना सकते हैं। और भी कई सारे इसके तरीके हैं उसे स्प्लिट करने का, एक टेस्ट को। स्प्लिट ऑफ मेथड से रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने के हमारे पास जो फॉर्मूले यूज़ करते हैं वो 3 फॉर्मूले हैं। उसमें से फर्स्ट है स्पीयर्समैन ब्राउन फॉर्मूला, ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकंड है क्रॉनबेक कोफिशिएंट अल्फा, ये उस केस में यूज़ किया जाता है जब हमारे पास जो डेटा है वो रेशियो और इंटरवल पर डिपेंडेंट हो। रेशियो और इंटरवल अगर डेटा है तब जाके हम क्रॉनबेक कोफिशिएंट अल्फा को यूज़ करेंगे, अदरवाइज उसको यूज़ नहीं करेंगे, केवल स्पीयर्समैन ब्राउन फॉर्मूले से ही उसको ही अप्लाई करेंगे। और ये यूज़ दोनों के साथ हो सकता है जब हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो डाइकोटोमस है या फिर पॉलीटोमस आइटम्स है, ये दोनों केस में यूज़ हो सकता है। डाइकोटोमस मतलब जो हमारे आइटम्स हैं यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर केवल यस नो में आ रहा हो, उस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ट्रू फॉल्स टाइप के अगर क्वेश्चन है तो हम जो है क्रॉनबेक कोफिशिएंट अल्फा को यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट ऑफ मेथड से रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए। या फिर हमारे पास पॉलीटोमस आइटम्स मतलब जिसके आंसर्स हमने, जैसे लिकर्ट स्केल होता है जिसमें 5 स्केल्स पर हम जो आंसर्स देते हैं, उस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेथड है इसको फाइंड करने का क्यूडर रिचर्डसन फॉर्मूला, ये यूज़ किया जाता है केवल डाइकोटोमस आइटम्स के साथ में। जब हमारे जो वेरिएबल है क्वेश्चन की जो आइटम है उसके आंसर केवल या तो येस नो हो या ट्रू फॉल्स हो, तो उस केस में ही हम क्यूडर रिचर्डसन फॉर्मूला जो है उसको यूज़ करते हैं। हम इन तीनों फॉर्मूले को आपको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं वो अब आगे बताएंगे। स्पीयर्समैन ब्राउन फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एन इंटू आर अपॉन n माइनस 1 इंटू आर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जो n है, जो आर एक्स एस डैश है, उसका मतलब है फुल टेस्ट रिलायबिलिटी। जो हमारा आंसर आएगा रिलायबिलिटी का, अगर हम किसी एक टेस्ट के जो है मार्क आइटम्स उसमें हम रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा आर एक्स एस डैश, जिसको कि हम फुल टेस्ट रिलायबिलिटी बोलते हैं। सेकेंड है आर का मतलब है हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी, यानी कि स्प्लिट हाफ कोरिलेशन। जो हमने 25 आइटम्स लिए, सपोज एक टेस्ट था जिसमें टोटल 50 आइटम्स थे, तो 25 आइटम्स के बीच का, इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन आएगा वो कोरिलेशन हमारा क्या कहलाता है, आर कहलाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर n है उसका मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स वी मल्टीप्लाई आइटम टू गेट न्यू टेस्ट लेंथ। अब हमारा जो आधा टेस्ट हो गया उसकी टेस्ट लेंथ कितनी, उसका वो हो गया हमारा 25 आइटम्स का। अब जो हमें नया टेस्ट बनाना है, मतलब फुल लेंथ जो टेस्ट था वो था हमारा 50 आइटम्स का, तो इनको हम कितनी बार जो है कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 25 में केवल 2 का मल्टीप्लाई, तब जाके हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो जो n है वो है नंबर ऑफ टाइम्स वी मल्टीप्लाई आइटम्स टू गेट न्यू टेस्ट लेंथ। हम जो आइटम्स थे उसमें हमने कितने नंबर का मल्टीप्लाई किया एक नई जो हमारा फुल लेंथ टेस्ट था उसको लेने के लिए, तो वो हो गया 2। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे, ये हमारा एक कॉमन फॉर्मूला हो गया, इस कॉमन फॉर्मूले के बेसिस पे हम एक जो है ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, इसके बेसिस पे हम एक कॉमन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर हमारा n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2r अपॉन r प्लस 1, क्योंकि n माइनस 1 जो है वो हमारा 2 माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर r में कितने का मल्टीप्लाई हो गया, 1 इंटू r प्लस 1। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारा नया फॉर्मूला था वो ये बन गया। ये बेसिकली उस केस में यूज़ होगा जब हमने स्प्लिट हाफ किया है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अभी हमने आपको बताया था इसके कुछ और भी वर्जन्स हो सकते हैं। ये हो सकता है कि हमारे पास एक 100 जो है क्वेश्चन का टेस्ट था,
100 आइटम्स का उसको हमने इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और फिर उसकी रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 25 क्वेश्चन अलग अलग हमने ले लिए। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। तो फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा। इसलिए आप इन दोनों फॉर्मूले को याद करिए जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो सेकंड है हमारा वो है कोडर रिचर्डसन फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट होता है KR20। ये फॉर्मूला हमने आपको दे रखा है, आप इसे याद कर लीजिएगा। n/n-1 इंटू 1 माइनस समीशन ऑफ p इंटू क्यू अपॉन वेरियंस। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इसमें जो यहाँ पर चीज़ें यूज़ करी गई हैं, सिंबल, उनका मतलब है n सैम्पल साइज फॉर द टेस्ट। जो हमने टेस्ट लिया उसका सैम्पल साइज क्या था, कितने स्टूडेंट्स पर हमने उसे अप्लाई किया। जो VAR यानी कि वेरिएंस फॉर द टेस्ट। P जो है वो है प्रपोर्शन ऑफ पीपल पासिंग द आइटम्स, ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने उस आइटम को पास कर लिया। Q जो है वो है प्रपोर्शन ऑफ पीपल फेलिंग द आइटम, उस आइटम को कितने लोगों ने उसमें फेल हो गए। जो है समीशन है हमारा सम अप, मतलब सभी को ऐड कर लिया। अब दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं ईच क्वेश्चन P by Q, multiply each questions P by Q and then add them all up. If you have 10 items, अगर आपके पास 10 items होंगे, you will multiply P into Q 10 times. Then you will add those 10 items up to get a total. और उसके थ्रू हमें टोटल मिल जाएगा। और यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में हम सारी चीज़ों को रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी का दूसरा है KR21। अब देखिए KR21 वो सिमिलर है बिल्कुल KR20 की तरह से, बस यहाँ पर जो अंतर है वो इतना रहता है, इट इज़ यूज्ड फॉर अ टेस्ट वेयर ऑल आइटम्स आर ऑल अबाउट द सेम डिफिकल्टी। जो KR21 को हम उस केस में यूज़ करेंगे जब जो आइटम्स हैं उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सभी का कैसा है, सेम है, सेम डिफ़िकल्टी लेवल आ रहा होगा, तब जाके हम KR21 फॉर्मूला की यूज़ करेंगे। अगर डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर है देन हम KR20 को ही यूज़ करेंगे। KR21 का फॉर्मूला है हमारा n/n-1 इंटू 1 माइनस p 1 माइनस m इंटू n माइनस m अपॉन n इंटू वेरियंस। यहाँ देखिए n है हमारा सैम्पल साइज, वेरियंस है VAR माने वेरियंस ऑफ द टेस्ट, m होगा मीन स्कोर फॉर द टेस्ट, जो मीन स्कोर आया है टेस्ट के लिए। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूलेज जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व किए थे वो जल्दी या तो हम वीडियो बना के डालेंगे, और नहीं तो आप उससे पहले इसको और समझने के लिए यहाँ पर हम लिंक बता रहे हैं। जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन हमने दिया था, वो आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मिल जाएगी, जहाँ से आप इस लिंक तक पहुँच सकते हैं और इस वीडियो में जो क्वेश्चन हैं उनको समझ सकते हैं। थर्ड है क्रॉनबेक कोफिशिएंट अल्फा। ये तब यूज़ किया जाता है जब जो रिसर्चर है वो जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के थ्रू रिलायबिलिटी को अगर चेक करना है तो उसे बार बार अगर अप्लाई कर रहा है, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्रॉनबेक अल्फा से हमारा क्या होता है, एक ही सिंगल फॉर्मूले से मैथमेटिकली वो बार बार सारी रिलायबिलिटी कैलकुलेट अपने आप करके और एक हमें आंसर बता देता है कि इस टेस्ट में जो है रिलायबिलिटी वो कितनी है। Cronbach alpha is mathematically equivalent to the average of all possible split half estimates, although that's not how we compute it। और हमें यहाँ पर उसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। इसका जो फॉर्मूला है वो है अल्फा इक्वल्स टू n/n-1 इंटू 1 माइनस समीशन ऑफ v अपॉन v टेस्ट। अब देखिए इसके जो मीनिंग है वो n हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, VI का मतलब है वेरिएंस ऑफ स्कोर्स ऑन ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पर जो वेरिएंस आ रहा है स्कोर्स का वो, एंड V टेस्ट हमारा है टोटल वेरिएंस ऑफ ओवरऑल स्कोर्स ऑन द एंटायर टेस्ट। पूरे के पूरे टेस्ट का जो टोटल वेरिएंस है वो हमारा है V टेस्ट। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको बस इस फॉर्मूले में रखनी है और आपका जो है रिलायबिलिटी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का जो आंसर है वो आ जाएगा।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इससे आगे के जो हमारे सारे मेथड्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप उसके लिए वेट करिए, और इसमें आपको जो भी डाउट हो वो आप हमसे पहले पूछ लीजिए, हम तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग थी इस वीडियो का। एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट लगता है, कुछ गड़बड़ ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत बताया है, तो हमारे को वो भी प्लीज़ क्लियर करिए जिससे कि स्टूडेंट्स का और का नुकसान नहीं हो। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।